नमस्कार सबों को। आज जो वीडियो शूट हो रहा है ये मध्यकालीन भारत का वीडियो नंबर 13 होगा, जिसमें हम लोग अकबर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। यानी मुगल काल का ये तीसरा वीडियो है। पहला में हम लोग बाबर के बारे में पढ़े थे, दूसरा में सूरवंश और हुमायूं के बारे में पढ़ेंगे। आज हम लोग तीसरा वीडियो पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें तीसरा बादशाह अकबर, जो एक महान शासक के रूप में जाना गया है, ये मुगल काल का तीसरा बादशाह है, जो 1556 से, जैसा कि यहाँ लिखा गया है, 1605 ईस्वी तक हिंदुस्तान का शासक है या बादशाह के रूप में कार्य करता है। इसके ऐसे कार्य रहे हैं जो कहा जाता है कि मुगल काल में या संपूर्ण इतिहास में, जो मध्यकालीन इतिहास है उसमें एक धर्मनिरपेक्ष बादशाह के रूप में इसका छवि दृष्टिगोचर होता है या दिखाई देता है। इसमें बहुत सारा ऐसे ऐसे कार्य दिखेंगे जो आपको लगेगा कि वाकई में अकबर के अंदर कोई भी जो कार्य था वो समाज को समानता देते हुए कार्य किया गया है। समाज में रहने वाले सभी लोगों के लिए अच्छा कार्य किया गया है, उपकारी कार्य किया गया है। चलिए तो आगे देखते हैं। आज का फिर एक मोटिवेशनल स्पीच मैंने यहाँ पे रखा है, वो है भरोसा रखो कि जो भी तुम्हें खोएगा यकीनन रोएगा। बहुत बड़ा शब्द लिखा गया है। यदि आप प्रशासक बनते हैं तो आपसे बहुत लोगों को उम्मीद है, अर्थात यदि आप लगन से तैयारी करते हैं, ये धैर्य से तैयारी करते हैं, ये जो परीक्षा आप पास करते हैं उसमें भरोसा रखो कि जो भी तुम्हें खोएगा यकीनन रोएगा। चलिए आगे देखते हैं। आज हम लोग अपनी जगह पे पहुंच रहे हैं। चलिए थोड़ा चंपारण आईएएस के बारे में आप जानिए। चंपारण आईएएस का 67 जो आना है एग्जाम, इसके साथ सीडीपीओ और एओ का एग्जाम होना है, फॉर्म फिलअप हो चुका है। उसके लिए एक हमारा बैच चल रहा है मॉर्निंग में 8:30 बजे। ऑनलाइन बैच है, जब तक ऑफलाइन नहीं होता है तब तक के लिए। बीपीएससी 66 मुख्य परीक्षा नहीं हुआ है, उसके लिए भी हमारे पास बैच है जो मॉर्निंग में 7 बजे चलता है। देखिए यहाँ पे लिखा नहीं गया है, लेकिन आपको बता दें कि ये बैच जो हमारा है टाइमिंग है 7 AM। 7 AM में ये बैच है। और जो हमारे संस्थान में ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो एंथ्रो, एलएसडब्ल्यू और भूगोल उपलब्ध है। ये तीनों विषय हमारे संस्थान का रिसर्च विषय है, जो कि सर्वाधिक अंक आपको मिलेगा तैयारी करते हैं तो। इसके अलावा हिस्ट्री भी हमारे यहाँ, पीए भी है हमारे यहाँ, ये सब की पढ़ाई होती है। यदि आपको नीड है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अकबर, जैसा कि फिगर में आपको दिख रहा है, ग्रेट अकबर यही है। अकबर महान 1556 से 1605 ईस्वी तक ये कार्य किया है। तो यानी लगभग 49 वर्षों तक ये भारत का बादशाह रहा है। 49 ईयर्स तक एक महान शासक के रूप में जाना गया। अब देखते हैं इसके बारे में। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को, हालांकि ये डेट से कोई लेना देना नहीं है, पूछा नहीं जाएगा आपको। कहाँ हुआ था याद रखना चाहिए, अमरकोट राजा के यहाँ बिरसाल के महल में हमीदा बानो बेगम, ये हुमायूं की पत्नी, के गर्भ से हुआ था। अमरकोट एक सिंध में नगर है जो सिंध की राजधानी थी, जो आज पाकिस्तान का क्षेत्र है। जन्म के बाद अकबर का 3 साल का जो जीवन व्यतीत हुआ वो चाचा के पास हुआ। अपने ये 3 साल का थोड़ा और बड़ा करते हैं। अकबर का 3 साल जो है अपने चाचा के पास में व्यतीत होता है। ये अकबर है, आप देखिए, अकबर द ग्रेट। अकबर का 3 साल का जो जीवन है वो अस्करी, इसके चाचा आप जानते ही हैं,
बताया गया है पहले भी, जो संभल क्षेत्र, उत्तर प्रदेश का संभल क्षेत्र है, यहीं पे इसका संरक्षण प्राप्त था और अपने चाचा के यहाँ रहा। अकबर को बचपन में जलाल नाम से भी जाना जाता था। भी आइए, बचपन का नाम पूछ दिया जाए तो आप याद रखें, जैसे जहांगीर का सलीम पूछा जाता है, याद रखेंगे। अकबर का शिक्षक अब्दुल लतीफ ईरानी, ये प्रारंभिक शिक्षा अकबर को इन्हीं से मिला था, अब्दुल लतीफ ईरानी, ये भी याद रखिएगा। प्रारंभिक शिक्षा अकबर को प्राप्त, हालांकि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कहीं बातचीत करने के दरमियान में ऐसा पूछा जा सकता है, तो आप जानें। अब्दुल लतीफ ईरानी विद्वान थे, ईरान के रहने वाले थे, इसलिए हम लोग ईरानी कह रहे हैं। कहते हैं अकबर से हुमायूं की मुलाकात। आप तो जानते हैं कि हुमायूं एक गिरता पड़ता लड़खड़ाता बादशाह था, तो हुमायूं का मुलाकात होता है जब हुमायूं 45 के अंत में, 1545 में, जन्म हो गया 42 में, आप देखिए बाद में मुलाकात होता है। काबुल कंधार पर विजय प्राप्त की तब होता है। आप इसमें अकबर को जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर नाम रखा गया। जब हुमायूं मिला तब जलालुद्दीन फिरोज मोहम्मद अकबर, ये अकबर का नामकरण हुआ 3 साल बाद, जब इसका फादर इसको या इसका पिता इसको मिला तब। अकबर गजनी यानी मध्य अफगानिस्तान, पहले से सब आप वाकिफ हो चुके हैं, गजनी, फरगना, बदखसा, ये सब है ना, और लाहौर का सूबेदार के रूप में भी काम किया था। क्लियर है, यहाँ तक समझ रहे होंगे अच्छा से। अकबर जो है गजनी और लाहौर, जो आज पश्चिमोत्तर क्षेत्र में स्थित है, भारत के पश्चिमोत्तर भाग में, एक पाकिस्तान और दूसरा अफगानिस्तान के क्षेत्र में स्थित है, वहां पे ये सूबेदार के रूप में काम किया था। हुमायूं की मृत्यु के समय हुआ अपने संरक्षक बैरम खां को मालूम होना चाहिए, बैरम खां 4 साल तक के लिए बहुत ही उपयोगी साबित हुआ मुगल काल में। अकबर के समय में शुरू का 4 साल का जो शासन चला अकबर का, बैरम खां के निर्देशन में ही चलता है। तो संरक्षक बैरम खां के साथ पंजाब में सिकंदर शाह सूर से युद्ध कर रहा था, यानी सिकंदर शाह सूर जो है ये अफगानी था, इसके साथ अकबर का युद्ध होता है, जिसमें बैरम खां साथ देता है। यही चीज है। अकबर का राज्याभिषेक पंजाब में, याद रखेंगे, पंजाब में गुरुदासपुर जिला, आज भी गुरुदासपुर है, के कलानौर नामक स्थान पर 14 फरवरी 1556 है, ये 26 लिखा गया है, 56 है ईस्वी को बैरम खां की देखरेख में मिर्जा अबुल कासिम ने किया था। ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये याद रखिएगा, कलानौर में 1556 में हुआ था। इसमें जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाही गाजी की उपाधि से गद्दी पर बैठा था, ये याद रखिएगा। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर तो नाम हुमायूं दिया ही था, बादशाही गाजी का उपाधि लेकर के 1556 में बादशाह बनता है हिंदुस्तान का। जिस समय ये बादशाह बनता है उस समय इसका उम्र लगभग 15 साल के नीचे ही रहता है। कहता है बैरम खां बदखसा का निवासी था, पहले तो पढ़ चुके हैं। बदखसा का क्षेत्र जो है अफगानिस्तान के ऊपरी भाग में, जो खानी बाबा के नाम से भी जाना जाता था। 1556 से 60 ईस्वी तक अकबर के शासनकाल में ये वकील या वजीर के पद पर, कानून का काम करने वाला पद धारण किया था। कौन? बैरम खां। आरंभिक समय में मुगल बादशाह अकबर के सभी कठिनाइयों में इसका अद्वितीय सहयोग रहा। बैरम खां का शुरू का 4 साल तक, मोटा मोटी 3 से 4 साल तक, अकबर के हर कार्य में बैरम खां का बहुत योगदान रहता था। चूंकि हुमायूं तो था नहीं, हुमायूं तो पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर मर ही गया। कहता है कि 1561 ईस्वी में बैरम खां विदा हो जाता है कि शक्ति कम हो गया, और ये अकबर ने उसे मक्का के लिए जाने को बोला, यानी शासन में बहुत ज्यादा भाग बैरम खां को अब नहीं लेना है, न ज्यादा डायरेक्शन देना है। अब अकबर खुद शासन चला रहा है, तो मक्का चले जाने के आदेश दिया, और मक्का जाते वक्त पाटन, ये गुजरात में एक जगह है,
अफगानी के द्वारा इसकी हत्या कर दी जाती है। कहा जाता है कि इसके हत्या में बहुत षड्यंत्र भी रहा है, लेकिन इतिहास की चीजें उसको छोड़ दीजिए। पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 ईस्वी को अकबर और आदिल शाह प्रधानमंत्री हेमू के बीच में होता है। अकबर और हेमू के बीच में ये लड़ाई होता है। आदिल शाह का प्रधानमंत्री है हेमू, इसी के बीच में हुआ। बैरम खां भी होता है साथ में। इस युद्ध में अकबर विजयी रहा है। पानीपत के प्रथम युद्ध में जहां बाबर विजयी रहा, वहीं दूसरे युद्ध में अकबर विजयी रहता है। बैरम खां के निर्देशन में ये लड़ाई चलता है। चूंकि अकबर का हर कार्य बैरम खां के द्वारा ही होता रहता है। कहते हैं हेमू नाम से लोकप्रिय हेमचंद्र, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि हार जाता है। हेमचंद्र हरियाणा का निवासी था। अपनी सैन्य क्षमता से परिपक्व दिल्ली पहुंचकर सम्राट अकबर को देश से बाहर निकालने के लिए उसने पूरे उत्तरी भारत में लड़ाइयां छेड़ दिया था। हेमू हिंदू शासक रहता है ना, बहुत ही लोकप्रिय हरियाणा के क्षेत्र में रहता है ये, और अकबर को हटा देने का बात करता है 1556 में, और उसी में ये लड़ाई होती है और हेमू का जो है हिंदुस्तान पर शासन करने का सपना चूर हो जाता है, क्योंकि अकबर यहाँ पे जीत जाता है। चलिए आगे देखते हैं अकबर के बारे में कुछ चीजें। आज पूरा अकबर हम लोग नहीं पढ़ेंगे, अगले एक और वीडियो में अकबर पूरा खत्म किया जाएगा। अब अकबर का पर्दा शासन, मतलब अकबर डायरेक्ट ना करके जो इनडायरेक्ट रूप से शासन करता था, उसके बारे में जानेंगे। अकबर जो दबाव में शासन करता था, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। यदि आप वीडियो देख रहे हैं, अच्छा लग रहा है, आप जरूर इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि वीडियो आपके पास लगातार पहुंचता रहे। चलिए देखते हैं। बैरम खां का प्रभाव शासन में नहीं रहने के कारण अब बैरम खां का शासन में तो हस्तक्षेप रहा ही नहीं, तो अकबर पर शाही हरम का प्रभाव आ गया। देखिए हरम यानी इस पर अब स्त्रियों का प्रभाव पड़ने लगा अकबर पर। इस प्रभाव का मुख्य कारण माहम अंगा थी, ये एक महिला थी। अकबर माहम अंगा को मां की तरह मानता था, है ना। यानी पर्दा प्रथा, जो पर्दा शासन है, पर्दा प्रथा कह रहे हैं, जो पर्दा शासन है, ये माहम अंगा यानी स्त्री का ये 4 साल तक अकबर पर प्रभाव रहा। ये मां के समान मानता था, चूंकि अकबर का देख रेख की थी, इसीलिए तो इसी को हम लोग पर्दा शासन कहते हैं। अकबर का पर्दा शासन कौन चला रहे थे? माहम अंगा। देखते हैं आगे। माहम अंगा का पुत्र, उसका भी एक अपना पुत्र था, अधम खां। एग्जाम के लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ऐसे इतिहास है, थोड़ा जानना चाहिए, कहानी है, इंटरेस्ट आएगा। 1562 ईस्वी में मृत्यु दंड दे दिया इसको अकबर, तथा इसके पश्चात माहम अंगा की मृत्यु हो जाने के बाद जो है अकबर अब पर्दा शासन से हटता है। अकबर ने स्वयं को अपने निकटस्थ संबंधियों से अथवा प्रभाव से मुक्त कर लिया, अर्थात हरम से ये मुक्त कर लिया। स्त्रियों का प्रभाव अब शासन में नहीं चलेगा, खत्म हो गया। अकबर अब शासन को सुदृढ़ करने में लग गया, या पूरा समय शासन पर ध्यान केंद्रित कर दिया, यानी महामंगा का प्रभाव खत्म हो जाता है। तो 62, 63, 64 आते आते बिल्कुल अकबर फ्री हो जाता है, यानी पर्दा शासन इसके ऊपर से हट जाता है। 1562 ईस्वी में दास प्रथा का ये अंत करता है। जब महामंगा का मृत्यु हो जाता है, जब प्रभाव खत्म होता है, तो पहला ट्रायल यहीं से शुरू हो गया, शासन अपने हाथों में ले लिया, और दास प्रथा का अंत, कोई दास नहीं होगा। दूसरा 63 में तीर्थकर की समाप्ति। देखिए अच्छा कार्य जब दिखने लगा, तीर्थकर भी हटा दिया, तीर्थ करने में कोई टैक्स नहीं लगेगा। 64 में कहता है जजिया कर की भी समाप्ति, जो धार्मिक कर था एक प्रकार का, ये भी समाप्त हो गया हिंदुओं पर से, है ना। पहले ये सब हम लोग सल्तनत काल में पढ़े हैं, ये भी समाप्त हो गया। अब 64 तक, 62, 63, 64, अब यहाँ तक जो पर्दा शासन कहलाता है, पर्दा शासन के अंतर्गत में ही ये 3 काम करता है। दास प्रथा का अंत, तीर्थकर की समाप्ति और जजिया कर की समाप्ति हो जाता है। ये याद रखिएगा, एग्जाम में अकबर से ये पूछने लगा है। अब ये तीनों जो है याद रखिएगा, VVI है।
ठीक है, आगे चलते हैं। 1571 ईस्वी की बात करें। 1571 ईस्वी फतेहपुर सीकरी, जैसा कि मालूम है यूपी में है, वास्तुकार बहारुद्दीन की स्थापना एवं राजधानी आगरा से फतेहपुर चला गया। आगरा का ही थोड़ा दूर पे ये 12-15 किलोमीटर दूरी पर, अब फतेहपुर शिफ्ट कर गया राजधानी 1571 ईस्वी में। यानी आगरा पहले था, आगरा से चला गया फतेहपुर, आसपास में ही। 1575 ईस्वी में इबादत खाने की स्थापना हो गई। इबादत खाना जहाँ प्रार्थना किया जाता है उसकी स्थापना की गई। इबादत खाने की स्थापना हुई, प्रार्थना कक्ष भी कह सकते हैं इसको। सभी लोग मिल बैठ करके सभी धर्म के लोग वहां पे प्रार्थना करेंगे, ऐसा नहीं कि एक धर्म, ठीक है, वही कहा जाता है सभी धर्मों के लोगों का प्रवेश की अनुमति दे दिया गया इबादत खाना में। यानी कोई मुस्लिम है तो नमाज भी पढ़ सकता है, कोई हिंदू है तो भगवान को याद भी कर सकता है ना। तो इस तरह का इबादत खाना आप देख रहे हैं कि अकबर का कितना बड़ा अच्छा काम है। आज भी ये सब समाज में अब नहीं है ना। वो अकबर उसमें इस तरह का बंदोबस्त करके रखा था। और 1579 ईस्वी में मजहर की घोषणा, यानी धार्मिक विवाद पर अकबर का फैसला सर्वोपरि होगा। ठीक है, यानी कहीं विवाद हो गया तो सुल्तान या बादशाह, हिंदुस्तान के उतने नामी बादशाह खुद आएंगे और अपना निर्णय देंगे। और कभी भी पक्ष में तो ये निर्णय देंगे नहीं कि एक पक्ष में कन्फ्लिक्ट हो जाए, झगड़ा हो जाए, राइट हो जाए, ऐसा कोई विवाद नहीं। विवाद रहित यानी विवाद नहीं होगा, वैसा ये मसला सुलझाने वाला खुद धार्मिक विवाद पर अकबर आ जाएंगे, वहां पर बादशाह ही पहुंच जाएंगे। यदि कहीं समाज में धार्मिक विवाद होता है तो इसको हम लोग मजहर भी बोलते हैं। आगे देखते हैं थोड़ा सा, और आज का वीडियो बढ़ा लेते हैं, इसके बाद से फिर हम लोग इसका दूसरा कड़ी भी बनाएंगे। आगे 1582 ईस्वी में दीन इलाही, बहुत इंपॉर्टेंट है, की स्थापना की गई। भी आई एग्जाम में ही आ जाएगा डायरेक्ट। दीन इलाही अकबर का स्थापित किया था 1582 में, भी आई है। दया, विचार, संयम इत्यादि के आधार पर दीन इलाही की स्थापना किया था। यानी दयावान आदमी को होना चाहिए, अच्छा विचार होना चाहिए, संयम रखना चाहिए, इत्यादि के आधार पर दीन इलाही का स्थापना 1582 में अकबर के द्वारा किया गया। कहते 1583 ईस्वी में इलाही संवत की भी शुरुआत हुआ। आप पीछे देखें गुप्त संवत पढ़े होंगे, तो यहाँ देखिए इलाही संवत की भी शुरुआत किसने किया, तो मुगल काल में अकबर ने किया। इलाही संवत बहुत भी आई है ये, कब, 1583 में। 1585 ईस्वी में राजधानी लाहौर स्थानांतरित तथा 99 ईस्वी में पुनः फिर आगरा आ गया। तो आप क्या देखे, आगरा से फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी से लाहौर और फिर लाहौर से आगरा आ गया। यानी इस तरह से हम लोग याद रखेंगे कि राजधानी का स्थानांतरण, प्रथम बार अकबर कहां से शासन किया, आगरा से, दूसरा फिर कहां से गया, तो फतेहपुर सीकरी, और फिर तीसरा बार फिर कहां आ गया, फिर पुनः आगरा आ गया। अकबर मई 1562 ईस्वी में अपने को हरम से पूर्णतः मुक्त कर लिया। जो उस पर महम अंगा का जब मृत्यु होता है तो पूर्णतः अपने आप को हरम से मुक्त कर लेता है, और फिर जो पर्दा शासन है उसमें धीरे धीरे कमी आने लगता है। इसलिए दास प्रथा का अंत कर दिया, तीर्थ कर हटा दिया, है ना, जजिया कर हटाने लगा, ये सब देखने को मिलता है। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं थोड़ा सा और। कहता है 18 जून 1576, याद रखिएगा ये चीज, 1576 याद रखना है। मेवाड़ के शासक, राजस्थान में मेवाड़ है, राजस्थान में, ये राजस्थान में मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप एवं अकबर के बीच हल्दी घाटी का युद्ध होता है। ये याद रखना है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ, तो 1576 में। अकबर का सेनापति मान सिंह था उसमें। इस युद्ध में अकबर विजयी हुआ। VVI हल्दी घाटी युद्ध महाराणा प्रताप के साथ 1576 ईस्वी में होता है। मान सिंह सेनापति है अकबर का, और फिर युद्ध फेवर में रहा अकबर का ही। और हल्दी घाटी युद्ध के समय महाराणा प्रताप की राजधानी कुंभलगढ़ थी, जो कि राजस्थान वाला ही क्षेत्र में कुंभलगढ़। और इस युद्ध में राणा प्रताप की ओर से युद्ध में हाकिम खां सूर के नेतृत्व में, यानी एक कह सकते हैं कि जहां अकबर का सेनापति हिंदू है
वहीं महाराणा प्रताप का जो सेनापति है वो मुस्लिम है, देख लीजिए, है ना। हाकिम खासूर के नेतृत्व में एक अफगान फौजी टुकड़ी में भीलों की छोटी सी सेना ने भाग लिया था। देख रहे हैं कि यहाँ पे अकबर के खिलाफ मुस्लिम भी लड़ाई कर रहा था। चलिए, हालांकि युद्ध में महाराणा प्रताप की ही हार हो जाती है। युद्ध समाप्ति के बाद महाराणा प्रताप अपनी राजधानी वहां से डूंगरपुर के निकट चावड़ ले चले गए, चावड़ में स्थानांतरित कर लिए। 19 जनवरी 1597 को महाराणा प्रताप की मृत्यु धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाते समय, धनुष खींचते समय, प्रत्यंचा चढ़ाते समय किसी तरह से अनबैलेंस होने की वजह से चोट लगने के कारण हो गई। तो इस तरह से हम लोग यहां तक आज पढ़े। इसके बाद जो आगे है ये कल हम लोग वीडियो बनाएंगे। थोड़ा सा एक इंफॉर्मेशन देना है आपको। जो अकबर के समय में या मुगल काल में जो भारत का भौगोलिक स्थिति रहा है, एक हम फिगर लगाए हैं, वो हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। यहाँ पे फिगर लगा हुआ है, आप इसको देखेंगे। देखिए, ये मुगल पीरियड में भारत के ऊपर जो व्हाइट कलर का आप देख रहे हैं, इस क्षेत्र तक मुगल का अपना पहुंच था। बहुत अच्छा से इसको देख लीजिए, याद रखिएगा। देखिए, कुछ कुछ क्षेत्रों में, इन सब क्षेत्रों में मुगल का प्रभाव ज्यादा नहीं था। चलिए, और थोड़ा सा एक ऐड है, चाणक्य सीटीसी के बारे में जानिए। पटना का बहुत अच्छा कोचिंग सेंटर है, जहां पे मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस का क्लास उपलब्ध है। एक अभी ऑफर बैच यहाँ पे दिया जा रहा है, जो कि 1 जून से स्टार्ट होना है। ऑफर बैच है 599 का, यानी 600 रुपए का। वैलिडिटी ये 24 महीने के लिए है। यदि आप पटना लॉकडाउन जब अनलॉक हो जाएगा आप आते हैं, तो इसी फी में ऑफलाइन कोर्स भी आपको उपलब्ध कराया जाएगा, नोट्स भी आपको दिया जाएगा। यदि आप कॉल करके जानकारी लेना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप जानकारी ले सकते हैं। ओके, आज का क्लास थोड़ा सा और है। यदि बीपीएससी की तैयारी कोई करते हैं, आपके घर में यदि कोई बीपीएससी की तैयारी करते हैं, आसपास कोई करते हैं, यदि उनको कोचिंग लेना है ऑफलाइन या ऑनलाइन किसी भी प्रकार से, तो आप हमारे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पे। बीपीएससी के लिए यदि ऑप्शनल्स रखना चाहते हैं तो ये 3 ऑप्शनल बहुत ही अच्छा ऑप्शनल विषय है। इसके अलावा हमारे यहाँ हिस्ट्री, पीए, ये सब भी उपलब्ध है। ओके, आज का क्लास यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।